नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9th में पद्य भाग का अगला चैप्टर देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, उनका जो जन्म है वो 1900 ईस्वी में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 में। और उनका जो निधन है वो हुआ था बच्चों 1977 को। इनका निधन हुआ था 1977 ईस्वी को। तो जैसे हम पिछले चैप्टर में बच्चों पढ़ रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी को, तो माखनलाल चतुर्वेदी को भी हमने देखा था कि वो भी आज़ादी के बाद में उनका निधन हुआ था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ आज़ादी में योगदान में अपनी कविताओं के माध्यम से या अन्य तरीकों के माध्यम से अपना योगदान दिया था। यानी उसी समय के कवि ये हैं, माखनलाल चतुर्वेदी थे, उन्हीं के आसपास समय के ये कवि हैं। अब बच्चों, इनका जन्म हुआ था 1900 में, निधन हुआ था 1977 ईस्वी को। बच्चों, इनका जन्म आज जो वर्तमान में अपना है उत्तरांचल, जन्म जो स्थान है इनका, वो जो अपना जो उत्तरांचल है उसका जिला है एक अल्मोड़ा। उस जिले के कोसानी गांव में, कोसानी, जन्म स्थान कहाँ हुआ, कब हुआ? 1900 में, निधन 1977 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? उत्तरांचल के अल्मोड़ा जो जिला है उनके कोसानी गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में। अब बच्चों, इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो शिक्षा है वो बच्चों हुई थी बनारस और इलाहाबाद में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? बनारस और इलाहाबाद में। यानी ये पढ़े कहाँ पर? बनारस और इलाहाबाद में ये पढ़े थे। 1900 में इनका जन्म हुआ, 1977 में इनका निधन हुआ। फिर उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला ये कोसानी गांव में इनका जन्म स्थान है ही। अब क्या है बच्चों, जब देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, आज़ादी के आंदोलन के लिए गांधी जी ने आह्वान किया था इनसे, तो इन्होंने कॉलेज है वो छोड़ दिया था। गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया, संचालन किया, तब इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। और बच्चों, 1916 से लेकर 1977 तक इन्होंने काव्य पाठ किया। 1916 से लेकर 1977 तक क्या किया? इन्होंने काव्य पाठ किया। यानी हमने पढ़ा था कि 1900 में इनका जन्म हुआ था, तो ये 16 वर्ष की उम्र में कविता वगैरह लिखना शुरू इन्होंने कर दिया था। और 1977 इनका निधन हुआ, तब तक वो लिखते रहे, काव्य पाठ करते रहे, रचनाएं लिखते रहे। फिर बच्चों, इन्होंने ये बच्चों क्या है? छायावादी कवि थे, छायावादी कवि। क्या थे ये? छायावादी कवि। अब बच्चों देखो, छायावादी कवि होता क्या है? छायावादी कवि जो हैं वो प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन करते थे। इसलिए प्रकृति का जो सुंदर चित्रण करे अपनी रचनाओं में, उन कवियों को साहित्य में इस नाम से जाने लगा, छायावादी कवियों के नाम से। तो ये एक छायावादी कवि थे, यानी प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन
इन्होंने किया था। अपने जो पाठ है पद्य में इनका, तो इनकी ग्राम श्री कविता से ही है, और ग्राम श्री कविता में भी उन्होंने प्रकृति का ही बहुत ही सुंदर चित्रण किया जो हमें पढ़ने को मिलेगा। ग्राम श्री कविता हमारे जो सिलेबस में हम पढ़ेंगे इनकी रचना, इनकी कविता है ग्राम श्री, वो भी एक गांव के ऊपर ही है, और गांव के जो प्राकृतिक जो वातावरण है गांव का, उसका वर्णन उन्होंने किया है। एक गांव के प्राकृतिक वातावरण का, गंगा नदी के तट पर बसे हुए एक गांव का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया है। खेतों की हरियाली के बारे में, कैसे फसलें लहरा रही हैं, कैसे क्या गांव की जो भूमि है वो हरी भरी दिख रही है, उसका वर्णन किया है। तो मतलब ये है कि छायावादी कवि वो थे जो प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन कर सके। उन कवियों को हिंदी साहित्य में किस श्रेणी में रख दिया? छायावादी कवियों की श्रेणी में रख दिया। छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत तो हैं ही, साथ में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक सुमित्रानंदन पंत हो ही गए, और एक बच्चों कवयित्री है महादेवी वर्मा। ये जो बच्चों चार कवि थे, ये छायावाद के तीन कवि हो गए, एक कवियत्री हो गई। ये छायावाद के प्रवर्तक थे, बहुत ही गजब के छायावाद। प्रकृति का चित्रण इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अब बच्चों, सुमित्रानंद को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, ध्यान में रखना है, इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। जैसे अपने तीन भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो वैसे ही छायावाद के भगवान ये थे तीन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो इन तीनों के उपनाम दे दिए गए थे, तो इन्हें क्या कहा जाता था? विष्णु भी कहा जाता था। छायावाद का विष्णु, अगर पूछा जाए कि छायावाद के विष्णु कौन थे, या सुमित्रानंदन पंत। और छायावाद के ब्रह्मा, तो छायावाद के ब्रह्मा में आते हैं जयशंकर प्रसाद, और महेश शंकर, वो है निराला। निराला को क्या कहा जाता था? महेश शंकर। ठीक है। पंत जी ने बच्चों 1938 ईस्वी में एक पत्रिका का संपादन भी किया था, रूपाब। ध्यान में रखना है, पंत जी ने 1938 ईस्वी को रूपाब नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था। सुमित्रानंदन पंत ने 1938 में एक रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है, पिता, छायावाद का जनक भी कहा जाता है। छायावादी कवि तो ये है ही है। छायावाद का इन्हें विष्णु भी कहा जाता है, और इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। फिर अतः बच्चों, कि इनके उपनाम थे कुछ, और भी इन्हें उपनामों से जाना जाता था, और वो उपनाम देखिए इनके: प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि इन्हें कहा जाता था। यानी प्रकृति का ये बहुत ही सुंदर वर्णन करते थे, बहुत ही सुंदर शब्दों का, कोमल शब्दों का, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि उपनाम से भी जाना जाता था। जैसे हमने पिछले पार्ट में माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा था, उन्हें कहा जाता एक भारतीय आत्मा, ये उनका उपनाम था, उन्हें ये संज्ञा मिली थी, एक भारतीय आत्मा। तो वैसे इन्हें प्रकृति का इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि। फिर सुधाकर प्रिय, इनका दूसरा उपनाम सुधाकर प्रिय या गुसाई दत्त, एक था गुसाई दत्त, और इन्हें रावणार्यनुज भी कहा जाता था। ये इनके उपनाम थे बच्चों।
सुमित्रानंदन पंत के। प्रकृति का सुकुमार कवि सुधाकर प्रिय, गुसाई दत्त, रावणार्यनुज। छायावादी कवियों में ये क्या कहलाते थे? विष्णु कहलाते थे। छायावाद के विष्णु, छायावाद के जनक भी थे। इन्होंने 1938 में एक रूपा पत्रिका का संपादन भी किया। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1977 में इनका निधन हुआ। 1916 से लेकर 1977 तक इन्होंने काव्य पाठ किया, अपनी रचनाओं की रचना की, अनेक कृतियों की रचना इन्होंने की। इनका जन्म है उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ। बनारस और इलाहाबाद में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज त्याग दिया था, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए। अब आता है बच्चों इनकी रचनाओं का नाम कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, हमारे पाठ में जो दी गई हैं मुख्य मुख्य रचनाएं, हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? कवि पंत की रचनाएं, तो इनकी रचनाओं में आता है बच्चों वीणा, इनकी एक रचना है वीणा, एक है ग्रंथि, एक है गुंजन, एक है ग्राम्य, पल्लव। ये पंत की रचनाओं के नाम है, पल्लव। युगांत, युगांत, स्वर्ण किरणें, स्वर्ण किरणें, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, लोकायतन और चिदंबरा, चिदंबरा। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, काव्य कृतियां की हैं, अपने पाठ में है, आपको ये ध्यान में रखनी है कि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं जो सुमित्रानंदन पंत ने लिखी हैं रचनाएं ये। अब बच्चों इनकी रचनाओं के बाद हम देखते हैं इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। तो इनके पुरस्कारों की अगर हम बात करें, पुरस्कार ध्यान में रखने हैं आपको, पुरस्कार। तो इन्हें पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ बच्चों। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मिला हुआ है। और किस रचना पर मिला? कला और बूढ़ा चांद। इनकी रचनाएं पढ़ी थी ना हमने, उन रचनाओं में है कला और बूढ़ा चांद रचना, कला और बूढ़ा चांद। इस रचना के कारण, इनकी प्रसिद्ध रचना थी, बहुत ही अच्छी रचना थी, जिन पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पहला था। दूसरा इन्हें मिला हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार इन्हें कौन सा मिला बच्चों? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये इन्हें मिला था चिदंबरा के लिए, इनकी रचना थी चिदंबरा। तो चिदंबरा रचना के लिए उन्हें बच्चों 1968 के अंदर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना बच्चों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो किसी अच्छी रचना पर कवि को मिलता है। और
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को किस रचना के लिए मिला? चिदम्बरा के लिए मिला 1968 में। और ये भी कहा जाता है कि ये भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था 1968 में। अगर किसी कवि को ज्ञानपीठ भारत सरकार के द्वारा दिया गया तो ये पहला पुरस्कार था 1968 में। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले चिदम्बरा के लिए पंत को मिला था, ये कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो चिदम्बरा रचना के। फिर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है, सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार, ये पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो ये 3 पुरस्कार इन्हें मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार। तो अब बच्चों ध्यान में क्या क्या रखना है, देखो सबसे पहली बात, सुमित्रानंदन पंत एक छायावादी कवि थे, इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इन्हें कहते हैं। सुधाकर प्रिय, गुसाई दत्त, रावणार्य अर्जुन, ये इनके उपनाम थे। छायावादी युग का इन्हें विष्णु भी कहा जाता है। इनका जन्म 1900 में ईस्वी में हुआ, निधन 1977 ईस्वी में हुआ। 1916 से लेकर 1917 तक इन्होंने काव्य पाठ किया। फिर इनका जन्म स्थान जो है उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। इनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज त्याग दिया था। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था 1938 में, रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। अब बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में। और कहा जाता है कि ये पहला पुरस्कार था। इसके बाद रेगुलर वो मिलते चले जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं कवियों को, लेकिन सबसे पहले इन्हें दिया गया था चिदम्बरा पुरस्कार रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा है। तो ये हुआ बच्चों कवि परिचय। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में इनकी एक रचना है ग्राम श्री। इनकी एक कविता ली गई है ग्राम श्री, पंत की ग्राम श्री कविता है। इसमें बच्चों है कि आप गांव के प्राकृतिक, गांव की जो प्राकृतिक माहौल जो होता है, उसकी जो सुंदरता होती है, उसकी जो समृद्धि होती है, उनकी जो मनोहर दृश्य होते हैं, उनको कवि ने अपनी इस कविता में उभारा है। जैसे खेतों में दूर दूर तक फसल लहरा रही है, फल फूलों से बेले हैं, पौधे हैं, वो लदे पड़े हैं, उन सब का वर्णन हमारे इस पाठ में उनकी ग्राम श्री कविता में किया गया है। एक हम ये कह सकते हैं कि नदी, गंगा नदी के किनारे, किसी गंगा नदी के तट पर बसे किसी गांव का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है, जिसमें खेतों में लहलाती फसल खड़ी है, पेड़ पौधों पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से वो लदे हुए हैं, उन सब का वर्णन किया है। इनकी कविता में बच्चों प्राकृतिक वर्णन तो है ही, और वो भी ध्यान रखना आपको, शीत, हेमंत और वसंत ऋतु का वर्णन ज़्यादा इन ग्राम श्री कविता में हमें देखने को मिलेगा। शीत ऋतु में गांव में हरियाली कैसी है, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु के आगमन तक कैसी हरियाली रहती है, वो सब यहाँ पर कवि ने उनका वर्णन किया है। तो अब हम बच्चों पाठ शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों ग्राम श्री कविता। तो ग्राम श्री कविता में मैंने आपको बताया गंगा नदी के तट पर बसे एक गांव का कवि ने
प्राकृतिक जो माहौल है वो वर्णन किया, उसकी सुंदरता का, खेतों में कैसे फसलें लहरा रही हैं, फसलें कैसी लग रही हैं। हमने पहले भी कहा था कि छायावादी जो कवि जो होते हैं, छायावादी कवि, वो प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। छायावादी कवि, जो कवि प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हैं, उन्हें साहित्य में किस श्रेणी में रखा गया है? छायावादी कवियों की श्रेणी में रखा गया है। और छायावादी कवियों के जो प्रमुख 3 कवि हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनमें पंत एक हैं, एक जयशंकर प्रसाद मैंने आपको बताया, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और एक कवयित्री है महादेवी वर्मा, जिन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसलिए प्रकृति का सुंदर वर्णन करने के कारण इन कवियों को किस श्रेणी में रखा गया? छायावादी युग श्रेणी में रखा गया साहित्य में। तो अब देखो इन्होंने किस प्रकार प्रकृति का वर्णन किया है, हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। देखो, ग्राम श्री कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि ने यहां पर प्रकृति का वर्णन किया है एक गांव का, तो वो कह रहे हैं कि फैली खेतों में दूर तलक, एक गांव में खेतों में जो हरी भरी फसल खड़ी है उसका वर्णन करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत क्या कह रहे हैं? फैली खेतों में, कि खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। ऐसा लग रहा है मखमल किसी, खेतों में दूर दूर तक मखमल की सी कोमल हरियाली फैली हुई है। मखमल महंगी होती है, महंगा कपड़ा, बहुत ही कोमल होता है, इसलिए खेतों की हरियाली को किसकी उपमा दे दी यहाँ पर? मखमल की उपमा कवि ने दे दी। खेतों की हरियाली, क्योंकि जो हरी हरी घास, हरी हरी फसल रहती है वो बड़ी कोमल होती है, तो उसकी उपमा कवि ने, इसके उपमा अलंकार भी यहाँ पर हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। तो हरियाली को कवि ने किसकी उपमा दे दी? मखमल की, क्योंकि मखमल जो है वो बहुत महंगी भी होती है। तो प्रकृति का ये दृश्य बहुत कीमती होता है, आकर्षक करता है, सबको अपनी ओर खींचता है जब प्रकृति हरी भरी हो। इसलिए कवि ने एक प्रश्न भी यहाँ पर है कि कवि ने प्रकृति की उपमा मखमल से क्यों की है? तो बहुत महंगा होता है और बहुत ही कोमल होती है। तो इसी प्रकार जो प्रकृति है उसमें दूर दूर तक मखमल की सी कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और जब उस खेतों में दूर दूर तक फसल लहरा रही है, हरियाली फैली हुई है, तो उन हरे हरे वृक्ष पौधों पर जब सूर्य की किरणें आड़ी टेढ़ी पड़ती हैं तो चांदी की सी एक जाली सी नजर आती है, चांदी की सी एक परत सी बन जाती है। क्योंकि भांत बतीले रंग बिरंगे पौधों पर टेढ़े मेढ़े जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आड़ी टेढ़ी तिरछी किरणें जब पड़ती रहती हैं, तो एक चांदी की सी जाली सी बन जाती है। क्योंकि शीत ऋतु में सूर्य की किरणें होती हैं वो ज़्यादा तेज नहीं होती हैं, गर्मियों की तरह सहनीय होती हैं। और उस समय जब खेतों में हरियाली छा रही है मखमल जैसी, तो उसमें रवि का मतलब यहाँ पर सूर्य है ही। तो जब सूर्य की किरणें उस हरियाली पर, उन खेतों पर पड़ती है, तो वो आड़ी टेढ़ी जिस प्रकार से पड़ती है तो वो एक चांदी की सी जाली, उजली जाली बना देती है। चांदी की सी, उजली का मतलब होता है उज्जवल, तो चांदी की सी एक उज्जवल जाली सी बन जाती है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा। और जब वो चांदी की सी जाली बनती है, दो तिनके घास फूस जो फसलें हरियाली है उनके तन पर ऐसा लगता है कि मानो हिल हरित रुधिर, हरित का मतलब हरा और रुधिर का मतलब रक्त, खून। तो ऐसा लगता है मानो कि प्रकृति पर हरा खून हो, रक्त बह रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ है, और श्यामल भूतल पर झुका हुआ
नभ का चीर निर्मल नील फलक। और इस हरी भरी हरियाली रूपी धरती के ऊपर जो आकाश है, स्वच्छ निर्मल आकाश है, वो एक फलक की भांति, नीले फलक की भांति झुका हुआ है, नीले फलक की भांति इसके ऊपर, जैसे हरियाली के ऊपर, खेतों के ऊपर, धरती के ऊपर झुका हुआ है नील फलक। नील एक रतन भी होता है, तो आकाश नीला होता है, नील रतन भी नीले रंग का होता है, इसलिए नील आकाश कवि ने यहाँ पर कह दिया। तो कवि क्या कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक फैली, खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, की खेतों में दूर दूर तक मखमल रूपी हरियाली है वो फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और जब सूर्य की किरणें उस हरियाली पर पड़ती है तो भांत बतीले जब पौधे होते हैं छोटे बड़े, तो एक चांदी की सी उज्जवल जाली बन जाती है। और जब वो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति पर, धरती के ऊपर हरा रंग का खून बह रहा हो। और इस मनोरम दृश्य के ऊपर जो स्वच्छ निर्मल आकाश है वो भी झुका हुआ रहता है। फिर आगे है, रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अब देखो कवि क्या कह रहे हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, जो गेहूं में बाली, कवि कह रहे हैं जब फसलें हैं वो पकने लगती हैं, जब गेहूं और जो है उनमें बालियां जो आ जाती हैं, तो उनमें जब गेहूं और जौ की बालियां हम हमारे शरीर के ऊपर लगाते हैं तो गुदगुदी सी होती है, रोमांचित सा होता है, अंग अंग भड़क सा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जब जौ और गेहूं पर बालियां आई तो उसके स्पर्श से मानो वसुधा है धरती, वसुधा का मतलब धरती है, वो रोमांचित हो रही है। जब गेहूं और जौ पर बालियां आई तो उनके स्पर्श से मानो पृथ्वी है, धरती है, वो भी रोमांचित होने लगती है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, किंकणियां का मतलब होता है करधनी, करधनी यानी तागड़ी। और जब अरहर सनई की, अरहर और सनई यानी सन, तो अरहर और सनई जब उनके फल पकने लगते हैं तो वो सोने जैसे हो जाते हैं। अरहर और सनई के फल जब पकने लगते हैं तो वो सोने के जैसे दिखाई देने लगते हैं। और पकने पर उनके फलों की आवाज़ है, जैसे करधनी के अंदर घुंघरू बजते हैं वैसे वो बजने लगते हैं, हवा के स्पर्श, हवा से स्पर्श पाकर वो बजने लगते हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, तैलाक्त गंध तेल की गंध, तेल की गंध। और जब सरसों है वो पीली पीली सरसों है वो फूलने लगती है, पीले पीले उस पर फूल आने लगते हैं, तो पूरे वातावरण में तेल की गंध है वो फैलने लगती है, तैलाक्त गंध है वो फैलने लगती है, क्योंकि सरसों से तेल निकलता है। तो कवि कहते हैं कि जब सरसों है वो उस पर पीले पीले फूल आने लगते हैं तो पूरे वातावरण के अंदर, प्रकृति के पूरे वातावरण में तैलाक्त गंध फैल जाती है, तेल की सी सुगंध है वो फैल जाती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, तीसी नीली यानी नीले रंग के फूलों वाला पौधा, नीले रंग के फूलों वाला पौधा। तो कवि कह रहा है कि इस दृश्य को देख हरित धरा से झांक रही, और इस हरी भरी धरती से जो तीसी नीले रंग के जो फूल हैं वो भी नीलम की कली सी, नीलम जो रत्न होता है, नीलम रत्न होता है नीले रंग का, नीलम क्या होता है कि रत्न होता है नीले रंग का। तो जो तीसी के जो नीले फूल हैं वो भी नीलम की रत्न की भांति इस धरती के इस शोभा को देखने के लिए झांक रहे हैं इधर उधर से। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, कवि कह रहे हैं, प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि जब गेहूं और जौ पर बालियां आने लगती हैं तो उनके स्पर्श से
धरती है वो रोमांचित हो जाती है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। और अरहर और सनई उनके जब फल पकने लगते हैं, अरहर सनई के फूल फल जो है वो पकने लगते हैं तो वो सोने के जैसे हो जाते हैं, सोने के रंग जैसे हो जाते हैं। किंकणियां हैं शोभाशाली, और ऐसा लगता है जब वो पक जाते हैं, सोने के जैसे हो जाते हैं, तो उनमें से हवा के स्पर्श से आवाज आने लगती है, मधुर आवाज आती है। तो ऐसा लगता है मानो जैसे कमर पे करधनी बांध रखी और उनके घुंघरुओं की आवाज आती है, वैसी आवाज अरहर और सनई के फलों की आने लगती है जब वो पक जाते हैं। तो उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, और वातावरण में जब सरसों है उस पर जब पीले पीले फूल आने लगते हैं तो सारे वातावरण में तेल की सुगंध, तेल की जो सुगंध है, तैलाक्त गंध है, वो फैलने लगती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली थी सी नीली, और जो नीले रंग के फूल हैं वो इस धरती के, इस पृथ्वी के शोभा को देखने के लिए नील रतन की भांति झांक रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे का चैप्टर जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।